तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की एक और नई क्लास में। आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं जो कि मौर्य वंश। दोस्तों, अब तक हमने 1 से लेकर 7 तक चैप्टर रीड कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे मौर्य वंश। और अगर आपको छोटा दिख रहा है तो वीडियो को आप जूम करके किताब की तरह भी पढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा जूम कर सकते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगी। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर 8। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पढ़ते हैं चैप्टर 8, स्थापना। धनानंद को हराकर नंदवंश मुद्रा राजस्व में वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से विलियम जोन्स द्वारा सेंटोकोटस के रूप में पहचान। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना। 6 लाख की फौज की सहायता से जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर में युद्ध हुआ था, जो कि संधि हुई थी दोनों में। पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र प्राप्त किया। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया। सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह हुआ। सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मौर्य दरबार में मेगस्थनीज राजदूत बनकर आया। अब मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का सेनापति था जो मौर्य दरबार में आया था। मौर्यकालीन प्रमुख शासक कौन कौन थे वो पढ़ेंगे। बिंदुसार सबसे पहला शासक था, यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? बिंदुसार, जो कि मौर्यकालीन प्रमुख शासक था। 298 से लेके 273 ईसा पूर्व तक इसका शासक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अमित्रचेट्यस या अमित्रघात यूनानियों द्वारा शत्रुओं का नाश करने वाला भी कहा जाता है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमिकस नामक राजदूत भेजा। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। दिव्यवादन के अनुसार पहली बार अशोक के काल में, दूसरी बार सुसीम को दमन करने भेजा। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी तथा संरक्षक। 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद थी। प्रमुख खल्लटक कहलाता था। आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक। 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा। 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्ति की। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व से लेके इसका शासन रहा। राज्याभिषेक हुआ 4 वर्षों तक सत्ता के लिए संघर्ष किया इसने। पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेखों द्वारा प्रजा को संबोधित किया। लिपि इसकी थी ब्राह्मी और भाषा प्राकृत थी। पेपर में कई बार पूछा गया है, इसे आप ढंग से पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं इस डायग्राम को, इसमें भी इम्पोर्टेंट बताया गया है हमको। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या स्रोत हैं? मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। साहित्यिक साक्ष्य क्या है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में हमें मौर्य वंश के बारे में वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में क्या मिलता है? वदान, दीपवंश, महावंश, सहेली वृत्तांत, कल्पसूत्र, परिशिष्ट, परवन। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। चाणक्य, विष्णुगुप्त। भारत का मैकियावेली, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। गुप्त साम्राज्य की लिखित पुस्तक कौन सी है? पुराण में भी इसका उल्लेख यानी साक्ष्य मिलते हैं मौर्य वंश के बारे में। अहनानुरु व पुरनारुरु तमिल ग्रंथ में भी साक्ष्य मिलते हैं। चंद्रगुप्त की दक्षिणी भारत विजय का उल्लेख दिया गया है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, बृहत कथा मंजरी हेमेंद्र, कथा सरित्याग सागर सोमदेव। विदेशी विवरण क्या क्या है? इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक है। पाटलिपुत्र का नगरीय प्रशासन, नेरियाकस, स्ट्रेबो, कार्टियस। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पौलिश वाले मृत भांड, स्तूप एवं गुफा भवन, पंचमाक्ष सिक्के, मुद्रा, अन्य। आइए दोस्तों
चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अशोक के अभिलेखों की 5 सीढ़ियां हैं: दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। मास की लघु शिलालेख में अशोक के बुद्ध, शाक्य तथा अशोक नाम का उल्लेख है। बाबरू या वैराट शिलालेख प्रियदर्शी का उल्लेख है। नेत्तूर उड़ेगोलम अशोक नाम उल्लेख है। गुर्जरा में अशोक नाम का उल्लेख है। अशोक के अभिलेख धम्म का सिद्धांत दिया है। अभिलेख पहली बार पढ़े किसने? जेम्स ब्रसेप ने, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख कुल 14 थे। गुहालेख, शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य शिलालेख 14 हैं, लघु शिलालेख 18, स्तंभलेख कुल 14, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। गुहालेख, गुफाओं में उत्कीर्ण लेख का उल्लेख किया गया है, जिसमें 14 बृहद शिलालेख हैं। अशोक के लघु शिलालेख और अशोक के दीर्घ शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख के बारे में हम पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला क्या बताता है हमें? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में मनुष्य व पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा की गई है। तीसरा बृहद शिलालेख में क्या बताया गया है? राज्य के अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथा, भैरी गोष्ठ की जगह धम्म गोष्ठ की घोषणा। पांचवा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। छठा, प्रतिवेदक की चर्चा। सातवां, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा। आठवां, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख। बोधिवृक्ष के भ्रमण का उल्लेख। नौवां, विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा। 10वां, ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। चलते हैं अगले शिलालेख की तरफ। 11वां, धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां, सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महाभारत की चर्चा। 13वां, कलिंग युद्ध का वर्णन मिला है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन। अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत के लिए प्रेरित किया है। अब चलते हैं अशोक के लघु शिलालेख की तरफ। ये हैं अशोक के लघु शिलालेख, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। शिलालेख, स्थान, शिलालेख, ये स्थान। दोस्तों, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा खुद से पढ़ने में, क्योंकि ऐसे पढ़ाने से क्योंकि इसमें से इतना पढ़ने पर भी हमें कुछ ही इसमें से पूछा जाता है। आप इनको इम्पोर्टेंट इतने हैं नहीं, ये सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी इनको पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट पढ़ने को कुछ खास है नहीं। अगर आप नॉलेज के लिए इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको पढ़ लें। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर हमें ये चैप्टर बोरिंग लगेगा, इसलिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। अशोक का कलिंग युद्ध एवं धम्म नीति। अब कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात, यानी अशोक के गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष बाद ये युद्ध हुआ था। 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 1.5 लाख बंदी बना लिए गए। बहरी गोश के स्थान पर धम्म गोश नीति अपनाई। भौतिक विजय की नीति का त्याग किया गया। सांस्कृतिक विजय पाने की नीति। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इम्पोर्टेंट लाइन है ये। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व से लेके 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस। कार्य क्या थे? अभिधम्म पिटक का संकलन। प्रचार करने कौन गया था? महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी प्रचार के लिए। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। आगे पढ़ेंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था।
राजा शीर्ष पर था। धर्म प्रवर्तक, सामाजिक व्यवस्था का संचालक, कौटिल्य अनुसार। शीर्ष अधिकारी, तीर्थ विभाग, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन, नगद वेतन, मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदि। संदेशवाहक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, महत्वपूर्ण अधिकारी था। संदेशवाहक को महत्वपूर्ण अधिकारी भी कहते थे। अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि रखता था। अधिकारी, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, कर संग्रहक। अब इस हम डायग्राम को पढ़ लेते हैं। कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व दिए थे। पहला, राजा यानी स्वामी। सचिव, अमात्य कहा जाता था। क्षेत्र को जनपद, किला को दुर्ग, खजाना को कोष, सेना को दंड, मित्र को मित्र कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे। साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में बटा हुआ था। पहला, अवंती, प्राची, कलिंग, दक्षिणापथ, उत्तरापथ। न्याय प्रशासन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो हमारे समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, लेकिन उस समय में कैसा न्याय हुआ था उसको पढ़ेंगे। न्यायालय, फौजदारी, प्रतिष्ठा, कंटक शोधन, दीवानी, व्यवहारिक, धर्मस्थीय, जिला न्यायालय, रज्जुक, गोपा, हिसाब का लेखाकार, अक्षपटलाध्यक्ष, पटलिक, महालेखाकार, नगरक, शहर प्रशासन के लिए, सीताध्यक्ष, राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष। इसको पढ़ेंगे। अब विधि के 4 स्रोत कौन कौन से हैं कौटिल्य के अनुसार। धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजाज्ञा। संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष, जहाज़ों का हिसाब। शुल्काध्यक्ष, व्यापार कर वसूल करने वालों का अध्यक्ष होता था। धम्म महामात्य, धर्म के पालन की जांच के लिए होता था। अश्वाध्यक्ष, घुड़सवार सेना का अध्यक्ष होता था। प्रांतीय प्रशासन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रांत के बाद मंडल बनता था। मंडल से जिले, विषय, अधिकारी कौन होता था जिले का। प्रादेशिक, राज्यों या युक्त। जिले को मिलाकर ग्राम बनाए जाते थे। सबसे छोटी इकाई होती थी, ये हमने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसका मुखिया प्रधान होता था। ग्रामिक, ग्रामिका, ग्रामों को मिलाकर जिले बनाए जाते थे, जिसका अधिकारी प्रादेशिक, राज्य युक्त होता था। जिलों को मिलाकर एक मंडल और सभी मंडलों को मिलाकर एक प्रांत बनाया जाता था। प्रांतीय व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। अब आगे पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन था। जैसे प्रचार प्रदेश पाटलिपुत्र, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, तक्षशिला, सुवर्णागिरी, कलिंग, तोसली, अवंती, उज्जैनी। नगर प्रशासन कैसा था इंडिका के अनुसार। मेगस्थिनी द्वारा पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन होता है। स्टेनोमोई नगर का प्रमुख होता था। स्टेनगोमोई जिले का अधिकारी होता था। नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा 6 समितियां, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। आगे पढ़ेंगे। समिति कार्य, ये समिति हैं और ये कार्य। प्रथम, जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय, यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय, पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ, अश्वरोही सेना की देखरेख। पंचम, गाय सेना की देखरेख। छठी, रथ सेना की देखरेख। सैन्य प्रशासन कैसा था। सैनिक छावनियों को गुल्म एवं सैनिकों के वेतन को गुल्मदेव कहते थे। पिलनी के अनुसार 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 अश्वचालित रथ अन्य स्रोत थे। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी। राज्य के मुद्रापण आहत पंचमार्क मुद्राएं प्रचलित थीं। चांदी की बनी मौर्य बृहत अर्धचंद्र अंकित थे। कुषाण तथा धरण, चांदी का सिक्का, काकड़ी तथा अर्धकाकड़ी तांबे के सिक्के थे। कर, उपज के चौथे भाग से छठा भाग कर मूल्य को कम किया। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त
राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन किया। बंदरगाह, बड़ौच पश्चिम, ताम्रलिपि पूर्व। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी उसको पढ़ेंगे, और ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मेगस्थिनी द्वारा भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर या ग्वाले, सैनिक, कारीगर, शिल्पी, निरीक्षक, सभासद। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में बताया गया था। मौर्यकालीन समाज में अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख। अमष्ट, निषाद, मगध, सूत और वैश्य आदि। स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति। साम्राज्ञत घर की स्त्रियां घर में ही रहती थीं। कौटिल्य ने अनिष्कासनी कहा। मेगस्थनीज एवं स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1870 में अशोक के शिलालेख के संग्रह को प्रकाशित किया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मौर्य काल के बारे में इम्पोर्टेंट चैप्टर, और ये मौर्य वंश से संबंधित हमने चैप्टर आज रीड किया। आपको कैसा लगा हमें ये कमेंट में बताएं, एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही चैप्टर आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने 1 से लेकर 7 तक चैप्टर रीड नहीं किए तो उनको भी आप एक बार रीड जरूर कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं सभी और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। बारी बारी से सभी को प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर रीड कर लें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 है मौर्योत्तर साम्राज्य, यानी मौर्य काल के बाद जो समय आया, किस शासक का आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।